हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू यादव और ये चैनल है केमिस्ट्री विद यादव मैम। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हम इम्पॉर्टेंस जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर ये वीडियो लेके आए हैं और उसमें भी हम पहले इजी चैप्टर जो है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें ईजीएस्ट चैप्टर में से अगर देखा जाए, वैसे पढ़ने सब है हमें, पर थोड़ा सा जो मार्जिन रखते हैं कि हाँ भाई ये थोड़े इजी भी है और इसमें मार्क्स भी बहुत आसानी से गेन हो जाएंगे। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, ज़्यादा उसमें अप्रोच नहीं लगानी पड़ती है। तो उन्हीं चैप्टर्स को पहले हम लेते हैं। उसमें हम पहला चैप्टर लेते हैं चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक का। उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है, क्योंकि मोस्टली जो है इस चैप्टर के अंदर सेम से पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होता है। तो वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। संक्रमण तत्व में एक क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये संक्रमण तत्व क्यों नहीं है। तो संक्रमण तत्व होने के लिए एक कंडीशन है। आईपीसी ने एक कंडीशन लगाई है, उसने कहा है कि अगर किसी में अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित है तो वो क्या है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 है, यानी ये पूर्ण पूरित विन्यास है। इसमें डी कक्षक के अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसके कारण जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, अराइज होता है कि जो एजी है जिसका एटॉमिक नंबर देखें 47 है, इसका भी पूर्ण पूरित विन्यास है जी। फिर ये संक्रमण तत्व क्यों है, जबकि जिंक, कैडमियम और मरकरी हम देखते हैं कि संक्रमण तत्व नहीं है। तो देखिए एजी है, मान ली बात इसका पूर्ण पूरित विन्यास है, परंतु जो एजी है वो Ag+2 भी बनाता है और उस वक्त जो है इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, इसकी आयन अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये क्या है, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही है, साथ में संक्रमण तत्व भी है। अब आप कहोगे जिंक का Zinc+2 बना दे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, परंतु फिर भी 3d10 रहेगा। तो जिंक चाहे नॉर्मल हो, ग्राउंड स्टेट में हो, या फिर किसी आयन Zinc+2 आयन फॉर्म में हो, तो उसमें हमेशा विन्यास पूर्ण पूरित ही रहेगा। कहने का मतलब डी जो कक्षक है वो पूर्णतः फिल रहेगा। इसके कारण जिंक, कैडमियम और मरकरी तो संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन एजी जो है वो संक्रमण तत्व है। 2 टाइप के क्वेश्चंस इससे अराइज होते हैं। फिर सारा खेल ही एक तरह से देखा जाए तो जो डी एलिमेंट्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बात आई कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आयंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो उसके हम एक ट्रिक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, Iron+2 आयन दे दिया आपको पता है, आपको इसका विन्यास तो पता होगा, विन्यास का एटॉमिक नंबर तो पता होगा। एटॉमिक नंबर होता है इसका 26, एटॉमिक नंबर 26 है, तो इसको जोड़ लेना है। 2 + 6 कितना हो गया आपका 8। 8 के अंदर से इसमें +2 है तो -2 कर दो तो कितना आ जाएगा 6। तो यानी इस आयन के अंदर D6 है, D6। और आपको पता होता है कि डी के अंदर कितने कक्षक है, ये 5। तो बस इट मीन्स इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। एक तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में कितने हैं, आयंस में कितने हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें कोबाल्ट में भी आप ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट+2 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 27। तो 2 + 7 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7। तो इसका मतलब इसके अंदर D7 है। तो इससे ये क्वेश्चंस निकल के आता है। और आप देखेंगे तो कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, परंतु उनका आंसर जो है वो एक ही है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो देखिए
अगर इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड या आयन जो होगा वो रंगीन होगा, एक तो पहली बात। दूसरी बात, उसका क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। और अगर उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा इट मीन्स वो क्या होगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। परंतु अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कंपाउंड या आयन जो होगा वो रंगहीन होगा, चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा। और ये प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, उसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी। परंतु उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंगहीन होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण नहीं होगा और वो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। अब देखो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो देखते हैं कि क्वेश्चंस कई बार आता है कॉपर प्लस आयन जो है वो रंगहीन है जबकि कॉपर प्लस 2 आयन जो है वो रंगीन है। तो उसका आंसर अगर आपको पता भी नहीं है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो जहाँ रंगीन लिखा हुआ है इट मीन्स उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो कंपाउंड है इसका चुंबकीय आघूर्ण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण भी क्या होगा कि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें डी संक्रमण जो है पॉसिबल है, इसमें नहीं है, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसमें डी संक्रमण उपस्थित होगा। तो इट मीन्स हमें ये 3 क्वेश्चंस आए तो इनका आंसर एक ही लिखना है कि पूछ लिए रंगीन है, चुंबकीय आघूर्ण है, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है, इट मीन्स उस कंपाउंड या उस आयन के अंदर जो सेंट्रल आयन है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर इन तीनों का क्वेश्चंस आए तो इसका मतलब है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जैसे जलयोजित जिंक प्लस आयन जो होता है वो रंगहीन क्यों होता है, तो इसका आंसर भी यही होगा। या फिर जलीय अवस्था में ये कंपाउंड रंगीन होता है, ये कंपाउंड रंगहीन होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आए आपको यही आंसर लिख के आना है। यानी 3 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फिर बात आई चुंबकीय आघूर्ण की। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलेगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण के ऊपर कई बार क्या हमेशा ही क्वेश्चंस आता है। जैसे चुंबकीय आघूर्ण के ऊपर क्वेश्चन है, अब पूछा कि Mn+2 है, कोई आयन दे दिया आपको, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि Mn+2 है वो जो है वो रंगीन क्यों है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, वही ट्रिक निकालनी है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, तो 2 और 5 को ऐड कर लेंगे 7 में से 2 माइनस करेंगे, इट मीन्स क्या है 5। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपके 5 हैं और 5 हमें पता है हुंड के नियम के अकॉर्डिंग इस तरह से भरने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है म्यू N+2। तो हम इसको यहाँ रखेंगे 5 + 2 तो कितना आया √35 और ये आएगा 5.9 के साथ। इसकी भी एक ट्रिक है, देखिए अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा 5.9। अगर आप इसको सॉल्व ना करें तो भी, अगर n बराबर 4 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा 4.9 और अगर n बराबर 3 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण जो आएगा 3.9। हाँ, इसके बाद इसकी इकाई लिखनी ज़रूरी है, बोर मैग्नेटॉन इसकी जो इकाई होती है वो लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से हमने क्वेश्चंस देखे कि संक्रमण तत्व है तो क्यों है, इसका आंसर देखा। फिर ये रंगीन है या चुंबकीय आघूर्ण है तो इसका आंसर देखा हमने। अब हमने चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक देखी कि इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है
किसी विलगित जो गैस या परमाणु होता है उसके बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और जो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है उससे सेकंड ज़्यादा होती है, सेकंड से थर्ड ज़्यादा होती है, क्योंकि नाभिक के आवेश बढ़ता जाता है। उसमें से हमें देखना है कि अगर कोई कंपाउंड या आयन स्टेबल विन्यास ले रहा है, चाहे वो अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित, इतना हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई आएगी, वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल बात करें हम Mn की, क्वेश्चन आता है कि Mn की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा क्यों होती है। देखिए इसका Mn का जो विन्यास होता है वो 3d5,4s2 होता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसके बाद क्या बच गया 3d5, यानी कौन सा विन्यास है, विन्यास है अर्धपूरित विन्यास है। ये अर्धपूरित विन्यास होने के कारण इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आती है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है। तो ये क्वेश्चंस भी इसके अंदर बहुत बार पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चंस और आता है कि जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं। इसका कारण भी है कि इसके अंदर जो है अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, खाली कक्षक उपस्थित होते हैं, डी कक्षक जो है वो खाली प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा 3D सीरीज़ के अंदर एलिमेंट है जिसकी केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, तो वो होता है स्कैंडियम। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 4-5 जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उनको देखा। हमने देखा कि क्वेश्चंस वही है, पैटर्न्स वही है, उनका आंसर भी सेम ही है। इस तरह से हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके इन सब के आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्लॉक से रिलेटेड जो भी आगे के फर्दर क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और जो डी ब्लॉक का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।